रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में आज हम जॉन स्टुअर्ट मिल जो कि उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में, या उनका जो मकसद है कि सोसाइटी में लोग ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट के जो फंक्शंस है, गवर्नमेंट का जो मकसद है, पॉलिटिकल सोसाइटी का जो मकसद है वो पूरा हो सके। और इसके लिए मिल्स का ये ख्याल है कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है इसके ज़रिए से हम दोनों या गवर्नमेंट जो है ये दोनों फंक्शंस जो है वो बेहतरीन तरीके से वो कर सकते हैं। वो अपनी जितनी भी ड्यूटीज़ हैं गवर्नमेंट के ऊपर वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो निभा सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि वो कहते हैं कि वो मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ की बात करते हैं कि इस तरह है कि अगर सोसाइटी में या एक पॉलिटिकल सिस्टम में लोग जो है वो विजिलेंट ना हो, वो अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमेशा से अपने लिबर्टी की खातिर जो है वो एक्टिव ना हो, या अपनी लिबर्टी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए वो फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट उनको अकाउंटेबल ना हो, या लोग अगर एक्टिव वो पार्टिसिपेट करते हो, तो ज़ाहिरी बात है कि गवर्नमेंट का कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल वो नहीं कर सकता कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों की आज़ादियों को सलब करे। और इस बुनियाद पर वो कहते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसी इस तरह है कि यहाँ पर लोग ज़्यादातर जो हैं वो विजिलेंट नहीं होते, वो बिल्कुल बेफ़िक्र होते हैं अपनी आज़ादियों के लिए। और वो कहते हैं कि यही चीज़ जो है ये गलत है। और हमेशा से वो कहते हैं कि लोगों को ये करना चाहिए कि इस तरह हो कि वो हमेशा से अपनी लिबर्टी के लिए जो है वो विजिलेंट हो अबाउट द थ्रेट टू देयर लिबर्टी, नॉट ओनली फ्राम द गवर्नमेंट बट आल्सो फ्राम द सोशल मोरालिटी एंड कस्टम्स। वो ना सिर्फ ये कि वो कहते हैं कि लोग जो है वो केयरफुल होंगे, वो हमेशा से एक्टिव होंगे, ताकि उनकी ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट उनकी आज़ादियों को सलब करें, बल्कि कस्टम्स भी इस तरह ना बने, मॉरलिटी भी इस तरह ना हो जिनसे लोगों की आज़ादी को ख़तरा हो, लोगों की आज़ादी जो है वो डिक्रीज़ होती हो। दूसरी बात ये है कि एज़ लॉन्ग एज सिटीजन्स आर विजिलेंट डेमोक्रेसी, और इन मिल्स वर्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो कहते हैं कि जब तक लोग जो है वो केयरफुल होते हैं, वो एक्टिव होते हैं, वो विजिलेंट होते हैं, तो लोगों अगर ये है यही कंडीशन है तो फिर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है ये सबसे बेहतरीन है। और बेसिकली जो कि मिल जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसको रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को इस बुनियाद पर कहते हैं कि एक तो ये है कि सबसे पहला कंडीशन ये है कि अगर लोग जो है वो केयरफुल होते हैं, वो एक्टिव होते हैं, वो विजिलेंट होते हैं, ताकि उनकी गवर्नमेंट जो है वो उनकी फॉर एग्ज़ाम्पल आज़ादियाँ ख़ुसूसन लिबर्टी पर उनका ज़्यादा फोकस है, तो वो जो है आज़ादियाँ जो है उनसे सलब ना हो। लेकिन दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की इसलिए है कि दो फंक्शंस है गवर्नमेंट के, और ये बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे हम रियलाइज़ कर सकते हैं। वो फॉर एग्ज़ाम्पल कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो उनका एक किताब है उनमें वहाँ पर वो कहते हैं कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है हम इस तरीके से जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि हम एग्ज़ामिन करें कि कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये एडिक्वेटली गवर्नमेंट के पर्पज़ को पूरा कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि उनके ख़्याल में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, लेकिन वो कहते हैं कि इस तरह है कि अगर हम ये इस बात पर अपने आप को फॉर एग्ज़ाम्पल समझना चाहते हैं इस बात को, तो हमने ये करना है कि या गवर्नमेंट को हम अगर बेस्ट कहते हैं या बेस्ट नहीं कहते, तो बेसिकली ये होगा कि हम उनकी गवर्नमेंट के जो मकासद हैं अगर वो गवर्नमेंट वो पूरी करते हो, तो ज़ाहिरी बात है कि वो गवर्नमेंट जो है ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और मिल्स के लिए वो कहते हैं कि पॉइंट ऑफ हैविंग गवर्नमेंट वाज इट्स परफॉर्मिंग टू फंक्शन। और वो कहते हैं कि गवर्नमेंट के मकासद में या मकसद ये है कि वो दो फंक्शन जो है वो सोसाइटी में पूरी करे। इट मस्ट यूज़ द एग्जिस्टिंग क्वालिटीज़ एंड स्किल्स ऑफ सिटीजन्स टू बेस्ट सर्व देयर इंटरेस्ट। सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहला फंक्शन ये है कि गवर्नमेंट ये करेगा कि ये सोसाइटी में जितने लोग हैं उनके जितने भी पोटेंशल्स हैं, उनके जितने भी कैपेसिटीज़ हैं, उनकी फॉर एग्ज़ाम्पल स्किल्स हैं, वहाँ पर लोगों में फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ हैं, वही क्वालिटीज़, वही स्किल्स, वही फॉर एग्ज़ाम्पल पोटेंशल्स जो है वो गवर्नमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिश किया जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से उनसे
इस तरह की क्वालिटीज़ और स्किल्स पे इस तरह से काम लिया जाएगा लोगों से, उनकी क्वालिटी से, ताकि उन लोगों ही की मफादात जो है वो बेहतरीन तरीके से वो सर्व हो जाए या वो सेटिस्फाई हो जाए। और दूसरा फंक्शन ये है कि इट मस्ट इम्प्रूव द मॉरल, इंटेलेक्चुअल एंड एक्टिव क्वालिटीज़ ऑफ दिस सिटीजन। दूसरी बात यह है कि ना सिर्फ ये कि हम गवर्नमेंट का ये काम है कि वो एग्जिस्टिंग क्वालिटीज़ को वो बरोकार लाएंगे ताकि लोगों के मफादात पूरे हों, लोगों के इंटरेस्ट जो है वो पूरे हों, लेकिन दूसरी बात यह है कि वही वो मतलब यह है कि एक क्रिएटिव प्रोसेस भी ये होगा गवर्नमेंट में, सोसाइटी में एक क्रिएटिव प्रोसेस इस तरह होगा कि और भी लोगों को जो है इम्प्रूव किया जाएगा, उनकी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव किया जाएगा, उनकी फॉर एग्जांपल पोटेंशियल्स को इम्प्रूव किया जाएगा, उनकी स्किल्स को जो है इम्प्रूव किया जाएगा, मॉरली उनको इम्प्रूव किया जाएगा, इंटेलेक्चुअली उनको इम्प्रूव किया जाएगा, और एक्टिव क्वालिटीज़ जो है उनमें गवर्नमेंट का ये काम है कि वो क्रिएटिवली लोगों को इस तरह क्वालिटीज़ देता है कि वही लोग जो है, जाहिर बात है कि आने वाले दिनों में या और भी हम प्रोग्रेस की तरफ चले जाए, हम डेवलपमेंट की तरफ चले जाए। इस तरह है कि डिस्पॉटिक गवर्नमेंट्स में हम ये कह सकते हैं कि, या एरिक गवर्नमेंट में हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहला फंक्शन जो है ये तो हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल प्रेजेंट एग्जिस्टिंग जितने भी लोग हैं उनमें जितनी भी क्वालिटीज़ है वो हम इस्तेमाल में लाएं और जितने भी लोग हैं उनके मफादात उनसे पूरे हो। लेकिन इस तरह है कि वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में दोनों फंक्शन जो है ये पूरे हो सकते हैं, और जितनी भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर एग्जिस्टिंग क्वालिटीज़ जो है वो तो बरकार लाए जाते हैं, लेकिन जो दूसरा फंक्शन है इम्प्रूवमेंट का या क्रिएटिव इम्प्रूवमेंट का जो काम है वो उन गवर्नमेंट से जो है वो नहीं होता। और बेसिकली वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के ज़रिए से हम दोनों फंक्शंस को जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में दैट बाय जुडिशियसली कंबाइनिंग द टू प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्पिटेंस एंड पार्टिसिपेशन इज एबल टू फुलफिल टू फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड एजुकेटिंग द सिटीजन। और बेसिकली वो कहते हैं कि इसके लिए दोनों फंक्शंस के लिए लाजमी है कॉम्पिटेंस एंड पार्टिसिपेशन। सबसे पहली बात यह है कि कॉम्पिटेंस के ज़रिए से और पार्टिसिपेशन के ज़रिए से हम ना सिर्फ ये कि हम लोगों की दोनों फंक्शंस जो है वो फुलफ़िल कर सकते हैं ताकि लोगों की जितनी भी स्किल्स है, क्वालिटीज़ है, वो ना सिर्फ ये कि प्रोटेक्ट हो जाए लेकिन उनसे फ़ायदा भी लिया जाए। और दूसरी बात यह है कि लोगों को हम क्रिएटिवली एजुकेट भी करें, उनको इम्प्रूव भी करें। सबसे पहली बात यह है कि पार्लियामेंट के फॉर एग्जांपल वो बात करते हैं कि तो वो कहते हैं कि सूटेड नीदर फॉर बिजनेस ऑफ लेजिस्लेशन नॉर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। वो कहता है कि पार्लियामेंट जो है ये सूटेबल नहीं है, ना सिर्फ ये कि वो लेजिस्लेशन के लिए, लॉ मेकिंग के लिए, और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लेजिस्लेशन वाज टू बी फ्रेम कोडिफिकेशन कमीशन। वो कहता है कि इस तरह कमीशन बनाया जाएगा जहाँ पर जिस तरह हम कॉम्पिटेंस की बात करते हैं कि जितने भी लोग हैं जो कि लॉ मेकिंग करते हैं वो कॉम्पिटेंट होंगे, वो कॉम्पिटेंट होंगे, मेड अप ऑफ फ्यू कॉम्पिटेंट लीगल एक्सपर्ट्स। सबसे पहली बात यह है कि जो कॉम्पिटेंस की बात वो करते हैं वो कहते हैं कि लॉ मेकिंग जो है ये एक्सपर्ट होते हैं, लीगल जो लोग होते हैं, उनका जो लीगल सिस्टम से ताल्लुक़ होता है, जो लॉज को समझते हैं, जो लॉज को फॉर एग्जांपल बहुत डीप से जानते हैं, इस तरह की चीज़ों को। तो जो कि कोडिफिकेशन कमीशन है वहाँ पर लॉ मेकिंग जो है, लॉ मेकिंग प्रोसेस वहाँ से होगा। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर लोग जो होंगे वो लीगल एक्सपर्ट होंगे, ताकि कॉम्पिटेंट लीगल एक्सपर्ट होंगे, ताकि कॉम्पिटेंस का जो मकसद है वो पूरा हो जाए। और इसके ज़रिए से जाहिर बात है कि लॉ मेकिंग इस तरह हो जो कि कॉम्पिटेंट लोग करते हो, तो एग्जिस्टिंग चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, ना सिर्फ एक ही सोसाइटी को आगे ले जा सकते हैं बल्कि एग्जिस्टिंग क्वालिटीज़ को भी हम एक्सप्लॉयट बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी द हैंड ऑफ ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पर कोडिफिकेशन कमीशन लॉ मेकिंग प्रोसेस उनके पास है और एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है, ये लेजिस्लेशन के पास, जो कि पार्लियामेंट है उनके पास नहीं है, ये ब्यूरोक्रेसी के पास है। और ब्यूरोक्रेसी जो है वहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल कॉम्पिटेंट है। जो पहले हम लीगल कॉम्पिटेंस की बात करते थे, अब इंस्ट्रूमेंटल कॉम्पिटेंस जो है दैट इज़ द एबिलिटी टू फाइंड मोस्ट एफिशिएंट मीन टू फुलफिल गिवन गोल्स। और ब्यूरोक्रेसी में इंस्ट्रूमेंटल कॉम्पिटेंस होगा। इंस्ट्रूमेंटल कॉम्पिटेंस का मतलब वो ये है, वो कहते हैं कि हम गिवन गोल्स को बेहतरीन तरीके से मैक्सिमम लेवल तक अचीव कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल कॉम्पिटेंस के ज़रिए से। दैट इज़ द एबिलिटी टू फाइंड, ज़ाहिर बात है कि एफिशिएंट मीन्स के ज़रिए से हम अपने गोल को जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। मिल्स आर्गूमेंट को अप्लाई टू काइंड्स ऑफ कॉम्पिटेंस, दो किस्म की कॉम्पिटेंस है। अब एक इंस्ट्रूमेंटल कॉम्पिटेंस है जिसके ज़रिए से हम गिवन गोल्स को बेहतरीन तरीके से मैक्सिमम लेवल तक अचीव कर सकते हैं। और मॉरल जो कॉम्पिटेंस है, एबिलिटी टू बेस्ट मीन्स, जाहिर बात है जिस तरह हमने पहले कहा,
जो कि दूसरा जो है बेस्ट मीन्स टू सर्टेन एंड्स एंड द एबिलिटी to discover the best means to certain ends and the ability to identify ends that satisfy individuals' interests as they pursue them. वो कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल कॉम्पिटेंस जो है ना सिर्फ ये कि हम बेहतरीन तरीक़ों से बेहतरीन स्ट्रैटेजीज से हम अपनी गिवन इंटरेस्ट जो है वो अचीव कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यही एबिलिटी भी है कि लोग हम जो है इस तरह की एंड्स को आइडेंटिफाई करें ताकि ना सिर्फ ये कि वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करें, जो जिस तरह हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो सेटिस्फाई करें, जिस तरह हम वो परसीव करते हैं और फिर उसी जिस तरह हम परसीव करते हैं वो अचीव भी कर सके या फुलफिल कर सके। तो इसके लिए इंस्ट्रूमेंटल कॉम्पिटेंस जो है ये लाजमी है कि हम अपनी ना सिर्फ ये कि इस तरह गोल्स को जिस तरह हम परसीव करते हैं उतना ही या मैक्सिमम लेवल की बात वो करते हैं कि इस तरह स्ट्रैटेजीज़ को हम अप्लाई करें कि हम मैक्सिमम लेवल तक अपनी एम्स को अपनी इंटरेस्ट को जो है वो सेटिस्फाई कर सके या अचीव कर सके। मॉरल कॉम्पिटेंस इज द एबिलिटी टू डिसर्न एम्स दैट आर इंट्रिंसिकली सुपीरियर फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। मॉरल कॉम्पिटेंस ये है कि हम एम्स को इस तरह आइडेंटिफाई करें जो कि सोसाइटी के लिए इंडिविजुअल के लिए सुपीरियर हो। मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि एंड्स बहुत से हो सकते हैं, कैटेगराइजेशन भी हम कर सकते हैं कि कुछ चीज़ों से कम पैदा होता है और कुछ चीज़ों से ज़्यादा पैदा होता है। तो कॉम्पिटेंस जो कि मॉरल कॉम्पिटेंस है, इसके ज़रिए से मिल्स कहते हैं कि हम जो कि मॉरली जो लोग कॉम्पिटेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि पार्लियामेंट में मॉरली कॉम्पिटेंट लोग होंगे ताकि वो स्टेट को सोसाइटी को गाइड करें। और बेसिकली यही गाइडेंस है कि मॉरली कॉम्पिटेंट लोग जो है वो समझते हैं कि सोसाइटी के लिए बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, सोसाइटी के लिए एक बेस्ट चीज़ क्या है, बेस्ट इंटरेस्ट जो है, बेस्ट एम जो है वो किस तरह हम अचीव करना। तो ज़ाहिर बात है कि इंस्ट्रूमेंटल जो कॉम्पिटेंस है उन लोगों का काम है। और दूसरी बात यह है कि मॉरली कॉम्पिटेंट लीडर्स जो है वो कहते हैं कि ना सिर्फ ये कि जो जनरल इंटरेस्ट को रिकग्नाइज कर सकते हैं, जनरल इंटरेस्ट को वो बेहतरीन इंटरेस्ट को डिसाइड भी कर सकते हैं, जनरल इंटरेस्ट को ये रिकग्नाइज भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि जिस तरह बेंथम कहते हैं सेनेस्टर इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो बेसिकली उन मफादात को, उन इंटरेस्ट को भी ये रिकग्नाइज करते हैं जो मॉरली कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, मिल्स कहते हैं, जिनसे कॉमन इंटरेस्ट को नुकसान हो, जिनसे कॉमन इंटरेस्ट को ख़तरा हो। और बेसिकली जस्ट एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट मॉरली कॉम्पिटेंट लीडर गेट इलेक्टेड इन द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट में ये लाजमी है कि कॉम्पिटेंट लीडर्स जो है, मॉरली कॉम्पिटेंट लीडर्स जो है वो आ जाए। इट हैज़ टू बी इंश्योर दैट द कोडिफिकेशन कमीशन इंक्लूड मॉरली कॉम्पिटेंट लीगल एक्सपर्ट। लेजिस्लेचर में मॉरली कॉम्पिटेंट लीडर्स होंगे। और कोडिफिकेशन कमीशन में जहाँ पर लॉ मेकिंग का प्रोसेस होता है, लॉ मेकिंग या वहाँ पर ज़ाहिरी बात है कि काम उनका है, तो वहाँ पर मॉरली लीगल एक्सपर्ट्स होंगे। ब्यूरोक्रेसी में जो कि इंस्ट्रूमेंटल कॉम्पिटेंस जो है, इंस्ट्रूमेंटली फॉर एग्जांपल सिविल सर्वेंट्स जो है वो इंस्ट्रूमेंटली वो कॉम्पिटेंट होंगे। और फिर इस तरह है कि वो कहते हैं कि फर्स्ट फंक्शन जो है वो हम बेसिकली वो हम किस तरह जो है वो अचीव कर सकते हैं। जिस तरह हमने कॉम्पिटेंस की बात की, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने इंस्ट्रूमेंटल और मॉरल कॉम्पिटेंस की बात की, वो कहते हैं कि किस तरह हम अब जो कि पहला फंक्शन है कि हम एग्जिस्टिंग क्वालिटीज़ को, एग्जिस्टिंग स्किल्स को जो है वो बराबर कार लाए और इनसे फ़ायदा जो है, जनरल फ़ायदा जो है वो उठाए। मिल्स जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो डिस्टिंग्विश करते हैं। और वो कहते हैं कि इस तरह है कि हर इंडिविजुअल जो है, एवरी क्लास, हर इंडिविजुअल, हर एक ग्रुप जो है इज़ द बेस्ट जज ऑफ इट्स ओन इंटरेस्ट। हर कोई जो है वो अपने मफादात का बेहतरीन जज है, वो ख़ुद डिसाइड कर सकता है कि मेरे मफादात किस तरह हैं, कौन से हैं। और बेसिकली सिर्फ वही क्लास, वही ग्रुप, एक जैसे लोग और इंडिविजुअल इवन जो है अपने मफादात को ख़ुद डिसाइड बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और बेसिकली वो जो कि वो इस बात को, वो आइडिया को वो क्रिटिसाइज एक किस्म से करते हैं, जो लोग कहते हैं कि रियल इंटरेस्ट जो है ये लोग जो है ख़ुद वो
अपनी इंटरेस्ट को जज नहीं कर सकते। और बेसिकली वो कहते हैं करंट हैबिट्स की वजह से या डिस्पोजिशंस की वजह से व्हाट दे चूज़ रिफ्लेक्ट्स देयर। और मिल्स का ये ख्याल है कि लोग जो हैं जो चूज़ करते हैं वो अपने रियल इंटरेस्ट को जज करने के बाद जो है ज़ाहिरी बात है इस तरह की चीज़ों को वो चूज़ करते हैं। और बाद में इस तरह है कि दैट एवरी इंडिविजुअल मस्ट बी अलाउड टू से कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट एंड दस गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोटेक्ट हिज एंड हर इंटरेस्ट। और बेसिकली चूँकि सारे लोग अपने मफादात को बेहतरीन तरीके से जज कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट में, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में ये होता है कि लोगों को मौका मिलता है कि वो पार्टिसिपेट करें, वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करे, वो ये वहाँ पर पार्टिसिपेट करे जहाँ पर डिसीजन मेकिंग होता है। तो जाहिर बात है कि यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर लोग अपने मफादात को बेहतरीन तरीके से जज कर सकते हैं और हम लोगों को, सारे लोगों को मौका दे कि आप ख़ुद पार्टिसिपेट करें पॉलिटिक्स में, आप ख़ुद पार्टिसिपेट करें गवर्नमेंट में, तो यही चीज़ जो है ये फॉर एग्ज़ाम्पल यही चीज़ जो है ये बेहतरीन तरीके से हम फुलफ़िल कर सकते हैं। और बेसिकली इसी बुनियाद पर वो कहते हैं कि इवन जो कि हम कह सकते हैं कि जिस तरह ज़ोर से उन्होंने वमेन के लिए वोट का हक देने की बात की है, यहाँ पर वो बिल्कुल इसी तरह वो इस बुनियाद पर वो ये कहता है कि वमेन को जो है बीचों के तकरीबन 1920s तक जो है इवन वेस्ट में ज़्यादातर ममालिक में जो कि औरतें हैं उनको राइट टू वोट का हक जो है, हक़ राय दही का जो है ये हक हासिल नहीं था। तो वो इस बुनियाद पर जो है एडवोकेट करते हैं कि वमेन को जो है वो भी राइट टू वोट का हक जो है ये देना चाहिए। He educated that barring those who were illiterate did not pay taxes or were in a parish relief, everyone be allowed to vote। और बेसिकली एक सिस्टम इस तरह था जहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल वोट देने के लिए हक था कि फॉर एग्ज़ाम्पल बंदा जो है वो टैक्स देता हो, फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइवेट प्रॉपर्टी का, या लिटरेट होना, ये इस तरह की मुख्तलिफ कंडीशंस थी, या मैल होना, ये इस तरह की कंडीशंस थी जो कि ज़ाहिरी बात है कि लोगों को इस बुनियाद पर जो है वो जो कि राइट टू वोट है वो दिया जाता था। फिर इस तरह है कि मिल्स जो हैं वो सफ्रेज को एक्सटेंशन की बात करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते थे कि सारे लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए इलेक्शंस में, लेकिन और बेसिकली वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जो हायर सिस्टम है वहाँ पर जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ताकि लोग जो है अपने डिप्टीज़ जो है वो पार्लियामेंट में वो इलेक्ट करें। और बेसिकली एस्ट्रोयल सिस्टम में इस तरह होता था कि माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटीज़ को वो रिप्रेजेंट नहीं किया जाता था, और बेसिकली दे टू नीडेड टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। और इसलिए ज़रूरी है कि उनको वो राइट टू वोट देना उनको ज़रूरी इसलिए है ताकि वो अपने मफादात को जो है वो ख़ुद वो प्रोटेक्ट करे। अ डिफरेंट इलेक्टोरल मैकेनिज्म वाज रिक्वायर्ड टू इंश्योर देयर रिप्रेजेंटेशन। और बेसिकली इसके लिए वो कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन को, सफ्रेज को जो है वो एक्सटेंड करना चाहिए, हमें हायर सिस्टम जो है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वही लाना चाहिए ताकि लोगों को जो है वो वाइडली सारे लोगों को, चूँकि वो ख़ुद अपने मफादात वो डिसाइड कर सकते हैं, तो वो उनको ये मौका मिल जाए कि वो अपने जो मफादात हैं वो प्रोटेक्ट करें। और बेसिकली वो कहते हैं कि ना सिर्फ ये कि हम फ्रेंचाइज़ को जो है हम एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बात यहाँ पर यह है कि वो कहते हैं कि कुछ लोग जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो कॉम्पिटेंट होते हैं और कुछ लोग जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं होते। और इस बुनियाद पर, कॉम्पिटेंस की बुनियाद पर, ताकि कॉम्पिटेंस की जो बात है वो सोसाइटी तक भी आ जाए, ना सिर्फ ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि इनकॉम्पिटेंट लोग जो है वो इनकॉम्पिटेंट लोगों को इलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली इसके लिए कि कॉम्पिटेंट लोग जो है इलेक्ट हो जाए, कॉम्पिटेंट लोगों का होना सोसाइटी में ज़रूरी है। और वो बेसिकली इस बुनियाद पर वो कहते हैं कि प्लूरल वोटिंग जो है, ताकि जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको फॉर एग्ज़ाम्पल एक से ज़्यादा वोट कास्ट करने का जो है वो हक़ जो है वो हासिल हो जाए। और बेसिकली प्लूरल वोटिंग जो है, ज़ाहिर बात है कि एवरीवन हैविंग एटलीस्ट वन वोट, सम इंडिविजुअल्स वुड हैव मोर देन वन वोट बिकॉज दे वर प्रिज्यूमेबली मोर क्वालिफाइड। कि मोर क्वालिफाइड जितने भी लोग हैं, और मोर क्वालिफाइड में वो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि एजुकेशनल अटेनमेंट में ग्रेजुएटेड है फॉर एग्ज़ाम्पल, और अवॉर्डिंग एट द बॉटम वन एडिशनल वोट टू अ स्किल लेबरर। ज़ाहिर बात है कि लेबरर जितनी भी फॉर एग्ज़ाम्पल वर्किंग क्लास है वहाँ पर स्किल लेबरर को जो है फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरी वोट का हक़ दिया जाएगा। एंड टू फॉरमैन को भी टू वोट का जो है वो एडिशनल 2 वोट्स जो है वो देना चाहिए। वो कहते हैं एट द टॉप
एज मैनी एज 5 टू प्रोफेशनल मैन, फॉर एग्जांपल राइटर्स को, आर्टिस्ट को, पब्लिक फंक्शनरीज को, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को और लैंड सोसाइटी के फॉर एग्जांपल मेंबर्स को जो है वो उनको एज मैनी एज 5 वोट्स जो है ये देना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो कि लाइब्रेरी हैं उनको फॉर एग्जांपल 1 वोट ज़्यादा, फॉर एग्जांपल 2 वोट का हक देना चाहिए, और भी जो फॉर एग्जांपल लोग हैं फोरमैन हैं उनको 2-3 वोटों का हक देना चाहिए। वो तकरीबन 5 वोटों का हक जो है प्लूरल सिस्टम में, और वो जो कि मोर क्वालिफाइड हैं, जो कि फॉर एग्जांपल ग्रेजुएटेड हैं, जो कि लर्न हैं, इस तरह के लोगों को, प्रोफेशनल्स हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो इस तरह के लोगों को वो कहते हैं कि ज़्यादा वोट जो है वो देने चाहिए। और प्लूरल वोटिंग जो है वो कहते हैं कि इसके ज़रिए से हम कॉम्पिटेंस को जो है कॉम्पिटेंस को हम इंश्योर कर सकते हैं, और इसके ज़रिए से फॉर एग्जांपल कॉम्पिटेंट लोग जो है वो कॉम्पिटेंट लोगों को ही इलेक्ट करेंगे, एंड सो द जनरल इंटरेस्ट वुड नॉट बी हैम्पर्ड बाय द पुअर क्वालिटीज़ ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। और बेसिकली अगर कॉम्पिटेंट लोग पार्लियामेंट में जाएंगे तो ज़ाहिरी बात है कि मॉरली अगर वो कॉम्पिटेंट होंगे, मॉरली कॉम्पिटेंट लीडर्स होंगे, तो वो सोसाइटी के लिए इस तरह इंटरेस्ट का इंतखाब करेंगे जो कि सारी सोसाइटी के लिए बेस्ट हो या अचीव आप कह सकते हैं कि अचीवेबल हो। मिल्स आर टू कंबाइन टू प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्पिटेंस एंड पार्टिसिपेशन इन एवरी इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। वो कहते हैं कि ना सिर्फ ये कि हम फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन के ज़रिए से हम जो पहला फंक्शन है कि लोग अपनी ख़ुद के मफादात का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो करेंगे, और लोग जो है लोगों के एग्जिस्टिंग जो कॉम्पिटेंस है, जो कि फॉर एग्जांपल क्वालिटीज़ है, वो एक्सप्लॉइट किए जा सकते हैं पार्टिसिपेशन। लेकिन इस तरह है कि हर इंस्टीट्यूशन में वो कहते हैं कि ये ज़रूरी है कि ना सिर्फ ये कि लोगों का पार्टिसिपेशन हो, बल्कि ये भी हो कि लोग जो है जो इलेक्ट होते हो, जो वहाँ पर आते हो, वो कॉम्पिटेंट भी हो। टेक द रिप्रेजेंटेटिव असेंबली अगेन for instance, Mill said that this body must be a committee of grievances and the congress of opinion। ना सिर्फ ये कि यही जो कि फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेटिव असम्बली है, ना सिर्फ ये कि यहाँ पर लोगों के जितनी भी फॉर एग्जांपल ग्रीवेंसेस हैं वो सुने जाएंगे, बल्कि ये भी है कि लोग और जो कॉम्पिटेंट लीडरशिप है वो अपनी ओपिनियन जो है वो मुख्तलिफ इशूज़ पर देंगे। दैट इज़ हाउ एवरी ग्रुप्स इंटरेस्ट हैव अ बेटर चांस ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड। और बेसिकली इस बुनियाद पर, पार्टिसिपेशन और कॉम्पिटेंस की बुनियाद पर हर ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन जो है हम इंश्योर कर सकते हैं और उनके मफादात जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर इस तरह है कि वो कहते हैं कि सीक्रेट बैलेट जो है ये भी लाजिमी नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, इसके बजाय ओपन बैलेटिंग जो है, ओपन वोटिंग जो है ये लाजिमी है या ठीक है। मेल्स के लिए द फ्रेंचाइज वाज नॉट अ राइट, unlike say that the right to property which allows one to dispose the one's property in any arbitrary manner, the franchise is a trust and a public duty। वो कहते हैं कि ओपन इसलिए होना चाहिए कि फ्रेंचाइज जो है ये एक इस तरह टिकी छुपी बात नहीं है, बल्कि ये एक ड्यूटी है। और फॉर एग्जांपल वो इस तरह करते हैं, करना चाहते हैं मिल्स के लोग जो है वो ओपनली कॉम्पिटेंट लोगों को जो है वो सेलेक्ट करें या इलेक्ट करें। वन मस्ट कास्ट वंस वोट फॉर द कैंडिडेट हुज पॉलिसीज सीम टू बी बेस्ट फॉर द कॉमन इंटरेस्ट। और बेसिकली लोग जो है वो कॉमन इंटरेस्ट के जो लोग कैंडिडेट्स और लीडर्स जो है जो कि कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं उनको जो है वोट देंगे। इट इज़ नीड टू जस्टिफाई वंस वोट to others which makes the vote an instrument of one's intellectual and moral growth। और बेसिकली पार्टिसिपेशन की जिस तरह हम बात करते हैं वो कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल और मॉरल ग्रोथ के लिए न सिर्फ ये कि पार्टिसिपेशन के ज़रिए से, इलेक्शंस के ज़रिए से लोगों के एग्जिस्टिंग क्वालिटीज़ हम बरवकार लाते हैं, बल्कि ये भी है कि वक्त गुजरने के साथ जब ये लोग इलेक्शंस में जाते हैं, जब लोग जो है कॉम्पिटेंट लोगों को इलेक्ट करते हैं, तो इसके ज़रिए से लोग जो है लोगों की इंटेलेक्चुअल और मॉरल ग्रोथ जो है भी हम इंश्योर कर सकते हैं या हो सकता है। A vote cannot be cast arbitrarily based on insignificant ground like say the color and someone eyes। और बेसिकली इस तरह arbitrarily, इस तरह के डिस्क्रिमिनेशनरी बेसिस पर वोट जो है ये नहीं दिया जाएगा। Everyone must have the franchise but it must be open। ज़ाहिरी बात है सर, हमने पहले कहा दिस हाउ मिल्स कंबाइन द प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन एंड कॉम्पिटेंस इन द सफरेज टू इंश्योर द मॉरल इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ द वोटिंग सिटीजन। और बेसिकली पार्टिसिपेशन के ज़रिए से और बेसिकली कॉम्पिटेंस के ज़रिए से दोनों तरफ से इस तरह होगा कि कॉम्पिटेंट लोग इलेक्ट होंगे और सारे लोग जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। और इस बुनियाद पर उनका ख्याल है कि हम मॉरली कॉम्पिटेंट लीडर्स आएंगे और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो है वोटिंग सिटीजन्स का इस प्रैक्टिस के ज़रिए से, पार्टिसिपेशन के ज़रिए से उनका एक कंटिन्यूस जो है वो उनको एजुकेट किया जाएगा। उनका जो मॉरल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है वो हम
हम मॉरली और इंटेलेक्चुअली उनका ग्रोथ जो है वो इंश्योर कर सकते हैं. द सिटीजन दे डेवलप देयर कैपेबिलिटीज बाय बीइंग एबल टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ देयर सिटीजन बाय कास्टिंग देयर वोट्स एंड बाय एक्चुअली टेकिंग डिसीजन इन लोकल गवर्नमेंट. और बेसिकली ना सिर्फ ये कि लोग वोटिंग में वो हिस्सा लेंगे बल्कि वो लोकल गवर्नमेंट्स में भी हिस्सा लेंगे एज अ कैंडिडेट्स. तो बेसिकली इसके ज़रिए से उनका मॉरल और इंटेलेक्चुअल जो ग्रोथ है वो हो सकता है. फिर ऐसा है कि गिविंग द वोट टू अनएजुकेटेड मेंबर्स ऑफ द वर्किंग क्लास बिकॉज ही बिलीव दैट दे वुड एंड अप चूजिंग इनकॉम्पिटेंट policies for the nation. At the same time, he believed that the only way individuals could improve themselves was by participation. It is this tension between the two principal participation and commitment that we see in his suggested institutional reforms. और बेसिकली इसके लिए उनका ये ख्याल था कि प्लूरल जो वोटिंग सिस्टम है ताकि जो कि पार्टिसिपेशन भी हो और कॉम्पिटेंस भी हो. It must be mentioned here that Mills highlighted the participation as a feature not only of political democracy but economic democracy as well. He advocated partnership between owners and workers in run businesses as well as workers cooperative running industrial concern so that the workers could develop their intellectual power by taking decisions themselves. और बेसिकली वो कहता है कि ना सिर्फ कि पॉलिटिकल इलेक्शंस के ज़रिए से हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, हम दोनों कॉम्पिटेंस और पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर सकते हैं और पहला और दूसरा फंक्शन जो है कि एग्जिस्टिंग क्वालिटीज़ को हम बरकरार लाए और लोगों को एजुकेट करें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में भी नहीं सिर्फ लेकिन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में भी, ताकि जो कि जितनी भी फॉर एग्जांपल वर्कर्स है और एम्प्लॉयज़ हैं या जो ऑनर्स हैं दोनों इस तरह करेंगे कि दोनों के या फॉर एग्जांपल वर्कर्स का डिसीजन मेकिंग में हिस्सा होगा ताकि उनका भी ना सिर्फ ये कि वो जो है उनका वो इंटेलेक्चुअली एंड मॉरली उनका ग्रोथ हो बल्कि उनकी एग्जिस्टिंग क्वालिटीज़ जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम में वो बराबर कार लाया जाए और फिर आने वाले दिनों में वो भी डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले ताकि उनका ओपिनियन जो है वो भी सुना जाए, उनका पार्टिसिपेशन जो है वो यकीनी बनाया जाए. और बेसिकली इसके ज़रिए से वो कहते हैं कि चूँकि सारी जो बातें हैं वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की फॉर एग्जांपल इलेक्शंस की बात वो करते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन की बात करते हैं, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की बात करते हैं, वो एक्सटेंशन ऑफ सफरेज जो है उसकी बात वो करते हैं. और इस बुनियाद पर दोनों फंक्शंस जो है वो कहते हैं कि हम फुलफ़िल कर सकते हैं ताकि लीडर्स जो है वो कॉम्पिटेंट हो मॉरली और इंस्ट्रूमेंटली अगर ब्यूरोक्रेसी की हम बात करें. और दूसरी बात यह है कि इसके ज़रिए से ताकि लोग पार्टिसिपेशन से वो एजुकेट हो जाएंगे और आने वाले दिनों में वो ख़ुद डिसीजन मेकिंग करेंगे. तो इस बुनियाद पर वो कहते हैं कि ना सिर्फ ये कि पहला फंक्शन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में पूरा हो सकता है लेकिन दूसरा फंक्शन भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पे हम पूरे कर सकते हैं.